हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उनको मद्देनजर रखते हुए, स्पेशली जो उत्तराखंड या पीसीएस होने जा रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए ये सीरीज शुरू की जा रही है जो पूरा जीएस कवर कराएगी। इसके क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग ध्यान से करिए, आप लोगों का रिवीजन भी होगा और आपके फैक्ट भी स्ट्रांग होंगे। तो हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। सिंधु सभ्यता संबंधित है। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो सिंधु सभ्यता जो है वो आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। आद्य ऐतिहासिक युग का मतलब है एक ऐसा युग जिसकी लिपि तो है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है। तो सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की? मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी थे सन जॉन मार्शल। ध्यान रखिएगा, जॉन मार्शल थे जिन्होंने हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई की और उसका महत्व उनको जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा को निर्धारण करता है? पूर्वी सीमा की बात की जा रही है। तो सिंधु सभ्यता जो है उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, अगर हम इस तरीके से देखें तो यहाँ पर मांडा कश्मीर में एक जगह पड़ती है, आलमगीरपुर पड़ता है। पूर्वी सीमा जो है वो आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर है पूर्वी सीमा। आलमगीरपुर अभी का करंट का मेरठ जिसको हम कहते हैं। और जो आपकी दक्षिणी सीमा है वो दक्षिणी सीमा जाती है, आपकी एक नदी है भोगवा नदी, तो भोगवा नदी के तट तक जाती है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल में पाया गया है? विशाल स्नानागार, सिंधु सभ्यता में नहाने का, स्नान का बड़ा महत्व था, तो ये मोहनजोदड़ो में पाया गया। फटाफट रिवीजन है, ये खटाखट रिवीजन है ताकि आपको क्वेश्चन मिले और उनके आंसर मिले। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपनी उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध था, जहां बांध की श्रृंखला का निर्माण किया गया है? तो यहाँ पर है धौलावीरा। धौलावीरा में बांधों की श्रृंखला थी और यहाँ पर जलाशय थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस स्थान से दी शव संस्कार डबल बॉरियल का प्रमाण मिला है? दी शव संस्कार मतलब एक ही साथ दो मुर्दों को दफनाने का संस्कार कहां पर था? तो एक ऐसी कब्र लोथल से मिली है जहां एक ही कब्र में दो मुर्दों को एक साथ दफनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल है राखी गढ़ी। बच्चों ये क्वेश्चन इसलिए स्पीड से कराए जा रहे हैं ताकि आपका रिवीजन इसमें जल्दी जल्दी हो। सूची 1 और 2 को मिलाना है। सूची 1 की बात अगर करें तो उसमें हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और रोपड़ दिया हुआ है, आपको यहाँ पर मिलाना है। तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर, कालीबंगा जिसको काली चूड़ियों के नाम से भी पुकारा जाता है, तो आपका बी जो है कालीबंगा है घग्गर, और लोथल जो है वो आपका है भोगवा नदी। लोथल है आपका भोगवा नदी के, और रोपड़ की अगर बात करें तो रोपड़ आपका है सतलुज नदी पर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका मिल गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ बात की गई है कि सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो हड़प्पा का नाम दयाराम साहनी से जुड़ा हुआ है, लोथल एस राव हैं, सुतकोड़ा जेपी जोशी हैं, और धौलावीरा जो है बी के थापर, यही सही सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये एक तरह से रिवीजन सीरीज है, इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। मांडा, दैमाबाद, कालीबंगा, राखी गढ़ी, आपको इसको सुमेलित करना है। तो जो मांडा है वो आपका है जम्मू कश्मीर में। अभी मैंने बताया ये मांडा जो था सबसे उत्तर की सीमा थी सिंधु हड़प्पा सभ्यता की, तो मांडा है जम्मू कश्मीर में। ठीक है। दैमाबाद जो है वो दैमाबाद आपका महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान, आपका कालीबंगा राजस्थान, और राखी गढ़ी जो है वो आपका है हरियाणा में। वृत्तम स्थल है राखी गढ़ी। कालीबंगा अभी मैंने बताया घग्गर नदी के किनारे है कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी, क्योंकि गैर आर्य सभ्यता क्यों कहा गया? मतलब आर्यों से अलग थी ये,
क्यों अलग थी? क्योंकि आर्यों की जो सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता नहीं थी, जबकि सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पर शहर एक दूसरे को, शहर बसे हुए थे और नालियां एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, व्यवस्थित था ये पूरा, तो नगरीय सभ्यता थी। गैर आर्य सभ्यता, अब सिंधु सभ्यता की लिपि है अपनी लेकिन पढ़ी नहीं गई है। खेती होती थी लेकिन व्यापार प्रमुख था, है ना। तो नर्मदा घाटी तक विस्तार इसका नहीं था, तो गैर आर्य सभ्यता इसलिए है ये क्योंकि ये नगरीय सभ्यता है। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अगर ये पूछा जाए तो ये लोग लोहे से परिचित थे। असत्य की बात की जा रही है, सत्य की नहीं की जा रही है। आप सभी लोग जानते हैं कि लोहा जो था 6 BC में आया था, तो लोहा जो है वो सिंधु सभ्यता नहीं जानती थी कि लोहा भी कुछ होता है। नालियां सुदृढ़ थी, व्यापार उन्नत था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 13। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ पहले किया गया, किसने किया था वस्त्रों की खेती के लिए कपास का आरंभ? तो वो सब भारत में ही हुआ था। मिस्र, मेसोपोटामिया, मध्य अमेरिका का इसमें कोई रोल नहीं है। आर्य शब्द किससे इंगित होता है? आर्य शब्द को, आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ वंश, तो आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश से इंगित होता है। त्रयी का मतलब क्या है? त्रयी है 3 वेदों को त्रयी कहा गया है। कौन से 3 वेद हैं कमेंट में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट है वैदिक युग में, वैदिक युग में क्या था? तो वैदिक युग में बहुविवाह नहीं था, बाल विवाह नहीं था, विधवा पुनः विवाह कर सकती थी, लेकिन पत्नी का समाज में उच्च स्थान था। ये बात बिल्कुल सही है कि हाँ, पत्नी का समाज में उच्च स्थान था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। वैदिक काल में किस जानवर को अगण्य माना गया है? अगण्य माना गया है गाय को, गाय को अगण्य माना गया है। और इसी तरीके से जो मेहमान आते थे उनको गोहंता माना गया है। तो गाय, गाय से जुड़े बहुत सारे शब्द हैं, जैसे शाम के समय को गोधूली कहा गया है। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदू कैसा अधिकारी था? तो भागदू जो अधिकारी था वैदिक सभ्यता में, वो राजस्व जमा करने वाला था, भागदू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो कुभा अफगानिस्तान की नदी थी। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था कृषि। मैंने पहले भी बताया था जो आर्य थे वो कृषि करते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी वो क्या कहलाती थी? न्यायिक कार्यों से संबंधित सभा को सभा कहा जाता था। जबकि समिति की अगर बात की जाए तो ये प्रशासनिक कार्य जो थे ये उनकी देख रेख करती थी। प्रशासनिक कार्य जो है, यहाँ पर समिति प्रशासनिक कार्यों को, सार्वजनिक कार्यों को देखती थी। और समिति का जो मुखिया होता था उसे कहते थे ईशान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समिति के प्रमुख को ईशान कहा जाता था। विदत जो थी वो बौद्धिक लोगों की, जो सबसे बूढ़े होते थे, बौद्धिक लोग होते थे, बहुत उम्र दराज होते थे, ये उनकी सभा होती थी विदत। ठीक है, अनुभवी विद्वान लोगों की सभा होती थी। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की? तो यहाँ पर लोपामुद्रा हैं जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा, नदी तमा घोषित किया गया है, संबोधित किया गया है? सरस्वती का ये महत्व था। सरस्वती को देवी तमा, नदी तमा कहा गया है। अगले प्रश्न की तरफ आइए। दशराज्य युद्ध जो था, 10 राजाओं का युद्ध, वो हुआ था पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था। पुरुषनी नदी के तट पर। पुरुषनी कौन सी नदी थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सूची 1 और 2 को मिलाना है। कुभा है, पुरुषनी है, सदानीरा है, शतुद्री है। देखिए जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा वो आ भी गया आपके सामने। तो कुभा कहाँ थी? कुभा काबुल। ठीक है। पुरुषनी नदी की अगर बात करें तो पुरुषनी थी रावी नदी, सदानीरा थी गंडक और शतुद्री थी सतलुज। आधुनिक नाम इनके ये हैं। क्वेश्चन नंबर 26। प्राचीन काल में किस वर्ण को सातवां भी कहा जाता था? वैश्य वर्ण को सातवां कहा जाता था। वैसे किसान भी थे, व्यापारी भी थे। और क्यों कहा जाता था सातवां? सातवां वो होता था जो आगे आगे चलता था, यानी कि दिशा बताता था और सबका जो है नेतृत्व करता था, उसे कहा गया है सार्थवाह। मंडली का प्रमुख,
सार्थवा, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। इसको मंडली का प्रमुख कहा गया है, सार्थवा को मंडली प्रमुख कहलाता था, सार्थवा कहलाता था। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था। अब देखो यहाँ पर पूछा गया किस अंग का आभूषण था, तो ऑब्वियसली आंसर होगा कि गले का था, लेकिन निष्क सिक्कों के ढेर के लिए भी आया है। इस तरह से सिक्कों के ढेर को निष्क कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है गाय किस काल में धन का महत्वपूर्ण स्वरूप थी। क्वेश्चन नंबर 28। तो ऋग्वैदिक काल में ये धन का स्वरूप थी, इसके बाद धीरे धीरे जो है ये स्वरूप बदल गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा, सूची मिलानी है। व्रीहि क्या था। व्रीहि कहा गया है जौ को, मुदग कहा गया है मूंग को, यव जो है वो था सॉरी इसमें तो एक मिस्टेक हो गई है, व्रीहि जो है वो ये जौ नहीं है, व्रीहि है चावल, व्रीहि है चावल। तो मेरी तरह आप लोग भी ये गलती नहीं करेंगे एग्जाम में फटाफट करने के चक्कर में। व्रीहि है क्या, चावल, और यव जो है वो है जौ, यव जो है वो है जौ। मैं इसे रब कर देती हूँ ताकि कंफ्यूज ना आप हो। यव है जौ, यव जौ था। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इक्षु है गन्ना, नेक्स्ट है इक्षु ईख, जोड़ सकते हैं आप लोग। ऋग्वैदिक धर्म कैसा था। ऋग्वैदिक धर्म बहुदेववादी धर्म था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था, तो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म जो था वो प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ करना, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म था। निम्नलिखित में से किस देवता को पुरोहित नाम से माना जाता है। तो पुरोहित, पुरोहित जो है वो कहा गया है किसको, बृहस्पति को पुरोहित कहा गया है। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था, तो मगध की राजधानी थी राजगृह। क्वेश्चन नंबर 34। सतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा मिदे माधव की जो घटना है वो किससे संबंधित है और ये किससे संबंधित ऋषि थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। विदे माधव जो थे वो गौतम राहु गण से संबंधित थे और शतपथ ब्राह्मण में इनकी ये कहानी दी गई है। किस ऋषि के बारे में कहा जाता था कि इन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया है। अगस्त्य ऋषि थे, इन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। तो अतरंजी खेड़ा से मिलते हैं लोहे के सबसे प्राचीन उदाहरण। अतरंजी खेड़ा निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा वैदिक काल से प्रचलित हुई, आपको बताना है। वैदिक काल में ब्रह्मचर्य था, गृहस्थ था, वानप्रस्थ था और संन्यास था। क्वेश्चन नंबर 38। सूची 1 और 2 को आपको मिलाना है। सूची 1 है सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता आपको पता ही है ये नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक समाज जो है वो कृषक समाज था। ऋग वैदिक समाज जो था वो चारागाह था और मध्यकाल में आई जमींदारी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 सॉरी 40 नहीं होगा, 39 होगा। 38 क्वेश्चन हमने अभी किया है, हाँ 38 किया है, 39 क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण जय ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। तो अगर आप उत्तराखंड देने जा रहे हैं तो जितने भी वेद हैं उनसे संबंधित कौन सा ग्रंथ है वो आपको याद कर लेना। ऐत्रेय ब्राह्मण है ऋग्वेद से संबंधित। या आयुर्वेद जीवन के विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो ये अथर्ववेद में मिलता है, आयुर्वेद जीवन का विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 41। अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद किससे संबंधित है। तो सीधा जब पूछना समझ में आया तो सीधा सामवेद संगीत से संबंधित है, सबको पता है। और जो यजुर्वेद है उसमें यज्ञ वेदियों का, यजुर्वेद में जो है यज्ञ वेदियों के बारे में वर्णन है यजुर्वेद में। यद्यपि यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। अथर्ववेद की बात की जाए तो अथर्ववेद जो है वो औषधियों से संबंधित है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया औषधियों से संबंधित है। और ऋग्वेद जो है वो ईश्वर महिमा से संबंधित है। अब यहाँ पर जो है वो ऑप्शन दिया गया है बलिदान विधि। तो यजुर्वेद का जो आंसर निकल के आता है वो बलिदान विधि। बलिदान विधि का मतलब वही है यज्ञ वेदियों से, आहुति से संबंधित है। बलिदान मतलब आहुति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है महाभारत को मूलतः किस रूप में जाना जाता है।
तो महाभारत को जय संहिता के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखना है, जय संहिता है महाभारत। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? मद् भागवत गीता संस्कृत में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 44, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या है 18। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते लिया गया मुंडकोपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर है 46, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। बच्चों सीरीज तो बहुत सारी हैं, आप लोग करते होंगे क्वेश्चन आंसर, लेकिन इस सीरीज का सबसे बड़ा महत्व ये है कि अगर आप उत्तराखंड पीसीएस देने जा रहे हैं तो इसके सारे क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। और ये एक कोचिंग है, ज्ञान कोचिंग रुड़की में है, जिनके सौजन्य से मुझे ये कंटेंट प्राप्त हुआ है, उनका सहयोग पूरा रहा इसमें। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अदर एग्जाम के लिए आप रिवीजन में इसको बहुत प्रयोग कर सकते हैं, आपके काम आएगा। नचिकेता और यम के बीच जो सुप्रसिद्ध संवाद है वो किसमें है? तो वो आपका यहाँ पर है कठोपनिषद, सॉरी मुंडकोपनिषद में नहीं होगा, कठोपनिषद में होगा। तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये एकदम रट लेना है। तमसो मां ज्योतिर्गमय ये कथन जो है उपनिषदों का है। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ के लांछन को चुनौती देती है वो किसमें है? क्वेश्चन नंबर 49, छांदोग्य उपनिषद में है सत्यकाम की कथा। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? उपाध्याय। जीवक मतलब जो पढ़ाने से भी पैसे लेता था, पढ़ाने से, उसको उपाध्याय। अधर्व्यू अगर कहा जाए तो यजुर्वेद के जो पुरोहित होते थे उन्हें अधर्व्यू कहा गया है, यजुर्वेद के पुरोहित को। संस्कारों की संख्या कितनी होती थी? संस्कारों की संख्या थी, अच्छा क्वेश्चन नेक्स्ट पीडीएफ में आएगा। यहाँ तक 50 ही क्वेश्चन आपके पास है। ये पीडीएफ आपकी कंप्लीट हुई। ये कोई 50 क्वेश्चन आपको एकदम रट डालने हैं। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हम इस सीरीज को शुरू कर रहे हैं। आप हमसे जुड़िए, हम आपका पूरा रिवीजन कराने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। धन्यवाद।